नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। तो जो लोग 12वीं कक्षा का जो एग्ज़ाम देने वाले जो विद्यार्थी हैं 2023 में, उनके लिए कुछ हिस्ट्री का वायरल प्रश्न लेकर के आए हैं। इसी तरह के प्रश्न जो है वो आपको बोर्ड एग्जाम में नज़र आने वाले हैं। तो ये वायरल जो प्रश्न है उनका एक वीडियो सीरीज़ हम आपको पर डे शाम के 7 से 8 बजे के बीच करा रहे हैं, जिसमें से सेकेंड वीडियो सीरीज़ में हम लोग कुछ 30 प्रश्न के ऊपर में देख लिए थे। अब आज का जो ये वीडियो सीरीज है वो आपका तीसरा वीडियो सीरीज है और हम लोग 30 नंबर प्रश्न के बाद देखेंगे। चूंकि लगभग 30 नंबर प्रश्न तक हम आपको करा दिए हैं और बड़ा बढ़िया से देखेंगे। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, ये हम आपको पिछले दिन तक करा दिए थे, यहाँ तक आज आगे हम लोग देखेंगे। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, अब ध्यान से सुनेंगे। आज का प्रश्न स्टार्ट होता है आपका 32 नंबर क्वेश्चन से। महाराष्ट्र के संत कौन थे? जल्दी से आपको फटाफट बताना है कि महाराष्ट्र के जो संत हैं सर वो कौन थे। आपको ऑप्शन दिख पा रहा होगा। पहला ऑप्शन है तुकाराम, दूसरा है रामदास, तीसरा है ज्ञानेश्वर और चौथा है चैतन्य। तो देखिए, महाराष्ट्र के अगर संत की बात कर ले तो रामदास महाराष्ट्र के ही हैं, ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के ही हैं, तुकाराम महाराष्ट्र के हैं। तीनों के तीनों जो संत है ये महाराष्ट्र के हैं। तो ये चैतन्य महाराष्ट्र के नहीं है, ये पश्चिम बंगाल के हैं। तो यहाँ पे 32 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला बहुत प्यारा सा प्रश्न आपके सामने आ गया है। ये देख पा रहे हैं सर आपको, तलवंडी किसका जन्म स्थल है? बताइए किसका जन्म स्थान है तलवंडी? कबीर साहब का, या रैदास का, या नानक का, या फिर मीराबाई का? बताएंगे फटाफट। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी की अगर बात कर ले तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नानक का, गुरु नानक का जन्म स्थान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? अब यहाँ है मीरा, दूसरा है अंडाल, तीसरा है कराईकल, चौथा है इनमें से सभी। तो ये सब के सब बता दें जानकारी के लिए कि महिला संत ही है जो पिछले वीडियो लेक्चर्स में करा दिए हैं। तो इसमें से एक महिला संत आपको चुनना है जो विष्णु को अपना क्या मानती थी? तो पति मानती थी। चलिए फटाफट से बताएंगे कि विष्णु को अपना पति मानने वाली महिला संत कौन सी है। यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अंडाल। अंडाल को ही स्वप्न आता है कि स्वप्न में ही देखती है कि हमारी जो विवाह है वो विष्णु से हो जाती है। चलिए, ये एकमात्र महिला संत है और ये विष्णु को फॉलो करती है। अगला प्रश्न है, विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आए थे? फटाफट से बताएंगे। जहांगीर के काल में, या मोहम्मद गौरी के काल में, या तैमूर के काल में, या बाबर के काल में? तो यहाँ विलियम हॉकिंस की जब बात आती है तो ये याद रखेंगे, ये जहांगीर के समय काल में आए थे। तो ये याद रखेंगे। 35 नंबर प्रश्न का ये ऑप्शन सही है, जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस आए थे। अगले प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये निम्नलिखित इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? इब्न बतूता जो है अपनी यात्रा का जो विवरण होता है ना, यानी ट्रैवलर जो डिस्क्रिप्शन होता है इब्न बतूता का, वो लिखी गई है। आप सब लोग जानते हैं ट्रैवलर डिस्क्रिप्शन का नाम क्या है? तो रेहला, किताबुल रेहला, ये आप इनका है, इब्न बतूता साहिब का। और आपको बताना है यहाँ पे भाषा कि कौन सी भाषा में लिखी गई है, या अरबी भाषा में है या फारसी भाषा में है। आपको भाषा बताना है कि कौन से लैंग्वेज में है, अरबी में है या फारसी में है, या फिर इधर भी आपको दो आपको भाषा मिल रहा है, उर्दू में या अंग्रेजी में। तो यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की अगर बात कर ले तो इनका जो यात्रा वृत्तांत है ये आपका अरबी में है। ठीक है, बाद में वो मुगलों के समय काल चलेगा ना तो फारसी का वैल्यू जो है वो अकबर के समय में दिए जाएंगे। तो फारसी को मुगल काल में वो राजकीय भाषा भी चूज कर दिए जाएंगे। राजकाज में जितने भी भाषा का प्रमुख भाषा का जो प्रचलन होगा वो आपका ये फारसी, कब? वो अकबर के टाइम में होता है। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। 37 नंबर प्रश्न है, बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है। कॉर्नवालिस कोड बना, अब बताना है कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1775 में, 1793 में, 1797 में, या 1805 में? तो यहाँ सही जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 1793। फटाफट आप प्रश्न को देख लीजिएगा, चूंकि टाइम रहेगा ज़्यादा तो क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा कराएंगे, अन्यथा फिर क्वेश्चन की जो संख्या हो जाएंगी सर वो कम हो जाएंगे। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन 1 है मार्टिन बर्न, दूसरा है रीड और तीसरा है मुनरो यानी कैप्टन मुनरो, और चौथा है आपका बुकानन। ये तो एक सर्वेक्षण था, ये तो होगा ही नहीं। चलिए ये ऑप्शन हम आपके लिए काट दें और आपको बताना है 3 गो में से कि ये क्या है। अब ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये आपको करके लाना है, यानी कमेंट बॉक्स में करके और यहाँ पे हमको बताना है। ठीक है, जानकारी के लिए बता दें कि महालवाड़ी जो था, जैसे हम लोग भारत में यहाँ पे जब हम लोग पढ़े थे उपनिवेशवाद वगैरह ये सब, तो उपनिवेशवाद और देहात में ही पढ़ना था कि दक्षिण भारत में अगर बात कर ले तो मद्रास, बम्बई वाला कर्नाटक का जो भाग है, और इधर में बात कर ले तो असम का भाग है। यहाँ रैयतवाड़ी लगा था। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल वाले क्षेत्र में आपका जो लगा है उसको कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त, और उत्तर भारत में जो लगा उसको कहते हैं महालवाड़ी, भूमि महालों के नाम किए जाते थे। लेकिन आपको बताना है कि इसको किसने लागू किया है, तो इसका नाम आपको कमेंट में डालना है। चूंकि आप लोग कमेंट करते ही नहीं है तो एक आध क्वेश्चन छोड़े जाते हैं, एकदम नहीं करते हैं तो आप ईगो दिखाते हैं तो अलग बातें हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर बात कर ले तो आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पीर अली ने
किए, या वाजिद अली ने किए, या कुंवर सिंह ने किए, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आप आंसर बताएंगे कि आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जल्दी जल्दी एकदम, कितना आपकी तैयारी है आज ही पता चलेगा कितना बनाते हैं। ये सब क्वेश्चन आप ये नहीं समझिएगा, बहुत ईजी टाइप के प्रश्न है अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए, और जो नहीं पढ़े उनके लिए थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, और बड़ा ईजी है, साथ साथ बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो अगर आरा की बात कर ले तो आरा से 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है, आरा कहे जगदीशपुर कहे, ये आपका हो जाएंगे कुंवर सिंह, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। पटना में बात कर लेंगे तो ये पीर अली जो कि एक पुस्तक विक्रेता है। वाजिद अली शाह की अगर बात कर ले तो इनको तो गद्दी पर से हटा दिया गया था, वहीं तो मेन मसला आ गया था अवध कुले, अवध क्षेत्रों में। अगले प्रश्न की अगर चर्चा कर ले तो अगला बहुत बढ़िया सा प्रश्न आ गया ये आपके सामने, संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? आपको बताना है संथाल विद्रोह के नेता कौन है? सिंधु कानू, शिवरम, या फिर है आपका गोमधर कुंवर, या फिर है चित्तर सेन? जल्दी से बताएंगे संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन है सर? तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, सिंधु कानू संथाल विद्रोह के नेता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़े तो एकदम झक्कास प्रश्न आ गया आपके सामने, समझने वाला प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? जल्दी से बताएंगे दक्कन दंगा आयोग जो है वो कब गठित हुआ? 1875, 1880, 1885, 85, 1890? फटाफट बताएंगे कि दक्कन दंगा आयोग कब हुआ? बंबई के क्षेत्रों में हम लोग देखे थे कि कुछ साहूकारों के जो घरें हैं वो जला दी गई थी, किसके द्वारा? किसानों के द्वारा। ये जो समय सब हुआ था वो 1875 में हुआ था, ठीक है, उपनिवेशवाद और देहात में ही पढ़ लेना था। अगले 42 नंबर प्रश्न को अगर देखेंगे बढ़िया से तो प्रश्न है कि 1857 का ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पट्टाभी सीतारमैया, अशोक मेहता, आउस्ट्रम, या फिर रॉबर्ट्स? फटाफट बताएंगे। पट्टाभी सीतारमैया, अशोक मेहता, आउस्ट्रम, रॉबर्ट्स? फटाफट बताएंगे। तो यहाँ पे जो आपका 1857 के जो ग्रेट रिवेलियन पुस्तक लिखे हैं 1857 की क्रांति से संबंधित है, ये हो जाएंगे आपके अशोक मेहता साहब। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई, या फिर बैजाबाई सिंधिया, या फिर इसके अलावा अगले प्रश्न दो ऑप्शन इधर आपको मिल पाएंगे, बेगम हजरत महल या फिर बेगम जीनत महल? बताइए फटाफट। तो बात कहाँ है, ये थोड़ा सा प्रश्न पे फोकस करिए आप लोग। अवध में, तो अवध में अगर बात कर ले 1857 के क्रांति का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहे थे? तो बेगम हजरत महल कर रहे थे। अवध उस समय, अवध की जो राजधानी थी वो लखनऊ हुआ करती थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांति नेता नेपाल गए थे? आपको बताना है कि कौन एक ऐसे क्रांति नेता थे जो विद्रोह के दमन करने के दौरान नेपाल भाग गए थे? नाना साहेब या बेगम हजरत महल? सी ऑप्शन है दोनों, यानी वही ए और बी दोनों कर रही है, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये याद रखेंगे, नाना साहेब और बेगम हजरत महल दोनों के दोनों नेपाल गए थे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो 45 नंबर प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? गोवा पर अधिकार किया, बताइए कब किए गोवा पे अधिकार? तो 1510 में। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार किए। अगर बात कर ले दक्षिण भारतीय महाराष्ट्र है, ये गोवा है, तो यहाँ पे उस समय में याद रखेंगे ये इस तरह से कृष्णा नदी के नीचे वाले क्षेत्रों में विजयनगर साम्राज्य चलती थी, और उस समय जब 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया तो विजयनगर के जो शासक थे वो आपका थे कौन? तो ये आपको ध्यान रखेंगे, विजयनगर के सबसे महान शासक जिनका नाम है कृष्णदेव राय, ठीक है। चलिए ये याद रखेंगे। अगले प्रश्न की अगर बात कर ले 46 नंबर प्रश्न, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? बताइए फटाफट, भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था? कोलंबस, रियो डी, वास्को डी गामा? इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताएंगे भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? एक क्वेश्चन सबके लिए दे रहे हैं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में जब भारत में आए थे तो किस शासक के बारे में बताए थे कि भारत का सबसे महान शासक है? फटाफट आपको सोच करके और नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत का एक महान सम्राट किसको बताए हैं। चलिए भारत में आने वाला पहले पुर्तगाली कौन थे? तो यहाँ पे आप सब जानते हैं, सबसे पहले आए वास्को डी गामा 1498। हम लोग 9th क्लास से ही पढ़ते इसको आ रहे थे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 46 के सी। अगले अगर प्रश्न की अगर देखें, एक मिनट, चलिए अगले अगर प्रश्न को देखेंगे तो अगला प्रश्न आपको दिख पा रहा होगा कि फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? फटाफट से बताना है, फोर्ट विलियम कौन से शहर में? बंबई में, मद्रास में, दिल्ली में, या फिर कोलकाता में? बताइए फोर्ट विलियम कहाँ है? अंग्रेजों का ये एक व्यापारिक, एक मिनट, अंग्रेजों का ये एक व्यापारिक क्या है सर? तो केंद्र है।
तो जिसमें अगर बात कर लेगा फोर्ट की तो बंबई वाले व्यापारिक केंद्र को फोर्ट कहते हैं, और नीचे मद्रास वाले व्यापारिक केंद्र को कहते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज, और ये याद रखेंगे कलकत्ता वाले को कहते हैं हम लोग फोर्ट विलियम। तो यहाँ पे फोर्ट विलियम की ही बात हो रही है, तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, कोलकाता, यानी कलकत्ता। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 47 के डी। प्रश्न में कहीं मिस्टेक होता है बोलने के क्रम में, कभी कभी माइंड में कुछ रहता है, बोला जाता है कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा बहुत जल्द ही, अगर गलती हमसे हो पाती है तो। ऐसे कोशिश करेंगे कि बहुत कम ही गलती ना के बराबर हो, चूंकि गलती से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है ऑनलाइन वाले बच्चे में। अब ये 48 नंबर प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? आपको बताना है ए 1833 का भारत सरकार अधिनियम, बी बताना है 1909 का पार्लियामेंट अधिनियम, सी बताना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और डी है 1813 का चार्टर अधिनियम। बताइए किस अधिनियम के तहत अगर बात कर ले तो जो कोलकाता है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय, जल्दी से बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन हो जाएगा सर, ये याद रखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1774 में कलकत्ता में याद रखेंगे सर्वोत्तम न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए 48 नंबर प्रश्न हो गया। 39 नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो 39 नंबर प्रश्न है, चौल इमारतें किस शहर का प्रमुख विशेषता है? बताइए चौल इमारत जो है वो कौन से शहर की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो ए ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा बंबई। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो बंबई। चौल समझते हो, एकदम झुग्गी झोपड़पट्टियों में ना रह करके थोड़ा सा बहुमंजिली इमारतों में रहना, और वो बहुमंजिली इमारतें जहाँ पे मौलिक सुविधाओं का बहुत अभाव होता है, कोठी नुमा कमरा होते हैं जहाँ से ना तो लाइट आते हैं, रोशनी आते हैं, साफ सफाई नहीं रहता है, गंदगी वगैरह रहता है। ये बड़े बड़े भीड़ भाड़ वाले शहरों में होते हैं, जिसको लंदन वगैरह में टेनमेंट्स कहते हैं, और अपने यहाँ हम लोग क्या कहते हैं इसको, चौल। तो एक एशिया का सबसे बड़ी गंदी बस्ती है ना धारावी, तो धारावी में है कि झुग्गी झोपड़ियाँ लोग डाल के रखेंगे, और चौल है कि मकान में रहेंगे। तो ये दोनों चौल और धारावी में ही अंतर है, लेकिन कहीं ना कहीं चौल में जो देखे जाते हैं कि वो कमरे होंगे, लेकिन वहां पर भी गंदगी जो है उसी तरह के होंगे, ये स्वच्छ मकान वगैरह सब नहीं। तो चौल का संबंध आपका हो जाएगा बंबई से। तो 49 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। 50 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बहुत बढ़िया सा सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये लीजिए, आपका ऑप्शन आपको दिख पा रहा है, 2 अक्टूबर 1867, 2 अक्टूबर 1866, 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1870। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएंगे, ये बचपन में भी पढ़ लेना होता था। 1869 गांधी जी का जन्म कहाँ होता है? गुजरात के पोरबंदर में। चलिए इनके पिताजी का नाम क्या है आपको बताना है, क्या है? चलिए नाम क्या है जल्दी से बताइएगा। दीवान टाइटल है उनका, दीवान, जल्दी बताइएगा। अब प्रश्न है अगला, बहुत बढ़िया प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? जल्दी से बताएंगे, खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? 1 बिहार, 2 बंगाल, तीसरा है पंजाब, चौथा है गुजरात। तो खेड़ा जो है वो आपका गुजरात में, याद रखेंगे खेड़ा गुजरात से। कोई दिक्कत? 51 की डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1916 में, 1920 में, 1930 में, 1940 में। फटाफट बताएंगे असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 1920 में। ठीक है, उसी टाइम उसी वर्ष बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक कहाँ के थे? तो ये महाराष्ट्र के थे। ठीक है, गरम दल के नेता। चलिए 53 नंबर प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1904 में, 1905 में, 1906 में, 1910 में। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई सर 1905 में। चलिए ध्यान रखेंगे। अगले नंबर प्रश्न अगर देखेंगे तो ये तो 53 हो गया। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी बिहार में, गुजरात में, बंगाल में, महाराष्ट्र में। फटाफट बताना है आपको दांडी किस राज्य में स्थित है। तो दांडी किस राज्य में, जल्दी बताइए। दांडी गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया सा प्रश्न आपके सामने आ गया जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु का नाम बताना। फिरोज शाह मेहता, दूसरा है लाजपत राय, बनी वही लाला लाजपत राय, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, और चौथा ये ओ ह्यूम समझ, जो कांग्रेस पार्टी के क्या बने थे पहले, ये इन्हीं के द्वारा कांग्रेस पार्टी की स्थापना करवाई गई थी। तो जल्दी से बताना है बताना जल्दी, राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु फटाफट जल्दी से बताएंगे। किनके राजनीतिक गुरु? ये मीटर नहीं रहा है। राजनीतिक गुरु किनके कह रहे हैं? तो ये आपका ध्यान रखेंगे,
कहाँ है गया प्रश्न, हाँ गांधी जी के। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, आप सब जानते हो इनके राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, याद रहेगा आपको। 55 के सी ऑप्शन सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। 56 नंबर प्रश्न अगर देखेंगे तो 56 नंबर प्रश्न है आपका कि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस यानी वही DAD यानी डायरेक्ट एक्शन डे, तो सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था बताना है आपको। 16 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1945, 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1947। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 16 अगस्त 1946। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, बड़ा इजी सा सवाल है, आपको बताना है, ये कमेंट करिएगा आप, जिन्ना ने या फिर लियाकत अली ने, चौधरी रहमत अली ने या इकबाल ने, ये आपको बताना, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं फिर। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़ेंगे तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, फटाफट बताएंगे, ये सब इजी प्रश्न है। सिराज गोपालाचारी है, सरदार पटेल है, या नेहरू जी है, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो राष्ट्रपति की बात किया जा रहा है तो याद रखेंगे, भारत के पहले राष्ट्रपति की बात कर ले तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू, और सी राजगोपालाचारी की बात कर ले तो ये हम लोग देखे थे गवर्नर जनरल। ठीक है, चलिए भारतीय गवर्नर जनरल। अब यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो 59 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार पटेल, चौथा आपका है भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो है बाबा साहेब अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। तो ये ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न है आपका 60 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू है, या BR अम्बेडकर है, या लियाकत अली है, या सरदार पटेल है, बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो यही हो जाएंगे BR अम्बेडकर यानी बाबा साहेब अम्बेडकर। यहाँ भी बाबा साहेब से कुछ क्वेश्चन था, हाँ ठीक ही है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी है। चलिए 60 नंबर प्रश्न अब हम लोग देख लिए, ऐसे तो भी बंद करेंगे लेकिन एक आध क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए किस महिला संत का संबंध राजस्थान से है, ऑप्शन 1 मीरा, ऑप्शन 2 अंडाल, ऑप्शन 3 कराईकल, ऑप्शन 4 इनमें से कोई, इनमें से सभी, बताइए किस महिला का संबंध राजस्थान से है। देखिए अंडाल की बात करें तो ये दक्षिण भारत की है, और ये कराईकल भी, तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएंगे आपका मीरा। आप लोग हिंदी वाला में भी पढ़े होंगे मीरा से रिलेटेड। ठीक है, कृष्ण की भक्त है मीरा, घर बार छोड़ कर करके नाचती गाती थी, तो ये राजस्थान से है। चलिए 61 के 1 ऑप्शन सही है, 61 के 1 सही है। अगर 62 नंबर प्रश्न देखें, महाराष्ट्र के संत कौन थे, तुकाराम, रामदास या ज्ञानेश्वर, या इनमें से सभी। अभी कुछ देर पहले देखे थे तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, सबके सब महाराष्ट्र हैं, तो यहाँ हो जाएगा सही ऑप्शन इनमें से सभी। तो चलिए अब हम लोग काफी सारे प्रश्न करा दिए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। अब लाइए एक और देख ही लेते हैं। तो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, गजनी के साथ, गौरी के साथ, तैमूर के साथ, या बिन कासिम यानी वही मोहम्मद बिन कासिम के साथ। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा महमूद गजनबी, खाली गजनी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, महमूद गजनबी के साथ आया था। और वो महमूद गजनबी जो भारत पे 17 बार अटैक किया था, आक्रमण किया था, और याद रखेंगे यही महमूद गजनबी के द्वारा गुजरात में स्थित, याद रखेंगे गुजरात स्थित सोमनाथ के मंदिर को क्या किया था, तो ये लूटा था महमूद गजनबी ही। और यहाँ से लगता है तकरीबन 7 मन जो है वो सोना, 7 मन केजी सोना जो है, और 12 मन केजी जो है वो चांदी लेकर के गया था। चलिए बड़ा इजी है। आगे भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगले 64 से देखेंगे। बहुत सारे प्रश्न हो गया, वीडियो का लेंथ ज़्यादा होने से नहीं देख पाते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।